हमने अभी तक देखा कि जो वेबर थे, वेबर ने कीमत की बात नहीं की कहीं पर। उन्होंने लाभ को प्राप्त करने में, लाभ को बढ़ाने में उत्पादन लागत को ही कम करने का प्रयास किया है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि लाभ के लिए कीमत में वृद्धि भी हो सकती है। अधिक कीमत में अगर हमारा सामान बिकता है तो भी हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जबकि वेबर ने उत्पादन लागत को कम करने का ही प्रयास किया। इसी तरह, इसी मत में, इसी तर्क के माध्यम से लॉस ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे हम मैक्सिमम रेवेन्यू थ्योरी के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम रेवेन्यू थ्योरी, ठीक है। अधिकतम लाभांश सिद्धांत, सॉरी, अधिकतम लाभांश सिद्धांत, ठीक है। इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया कि हमें अपनी वस्तु को, यानी कि उद्योग को, उस जगह पर स्थापित करना चाहिए जहाँ पर उसकी कीमत अधिक से अधिक मिल सके, ठीक है। इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया कि जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा रेवेन्यू है जो कि लगातार इधर कम हो रहा है। इस पे हमारी मांग है, इस वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा ये मार्केट होगा, मार्केट को उन्होंने बोला कि वहाँ पे स्थापित करो जहाँ पे मांग अधिक हो। मांग अधिक होने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पे हमें इसकी कीमत ज़्यादा मिल सकेगी, ठीक है। लेकिन कीमत ज़्यादा करने के संबंध तर्क में लॉस ने उत्पादन लागत को महत्व नहीं दिया, क्योंकि अगर किसी भी इंडस्ट्री को हम ऑब्वियस है मार्केट के पास हम लगाएंगे तो हमें अधिक कीमत मिलेगी, लेकिन मार्केट में लगाने के कारण उसकी जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इनके तर्क को बहुत अधिक महत्व दिया नहीं है, ठीक है। इनका तर्क जो है तर्क संगत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को नोटिफाइड किया। फिर इसी तरीके से आते हैं स्मिथ की थ्योरी है स्पेशियल मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। स्पेशियल मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी, स्थानिक सीमांत पर आधारित लाभांश सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले दोनों, वेबर और लॉस, दोनों के सिद्धांत को लिया, ठीक है। तो हमने अभी तक में देखा क्या था कि जो वेबर थे, और एक तरफ हम लिख कर लेते हैं लॉस के बारे में, ठीक है। तो अगर हम वेबर की चर्चा करेंगे, एक तरफ हम लॉस की चर्चा करेंगे, ठीक है। वेबर ने क्या किया था कि जो उसकी प्राइस थी इसको ऑलमोस्ट उन्होंने फिक्स कर रखा था, ठीक है। लॉस ने क्या किया था, लॉस ने कॉस्ट को फिक्स किया, प्राइस को वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो हम मान लेते हैं कि हमारे हमारे जो वस्तु की प्राइस है वो फिक्स है, ठीक है, इतनी प्राइस होगी, ठीक है। प्राइस हमारी फिक्स है जो कि इतनी ही है, ठीक। फिर इन्होंने क्या बताया कि ये हमारा वाई एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारा क्या, ये कॉस्ट, ये हमारा कॉस्ट है जो कि बढ़ रहा है, जो कि वेरिएबल है। और ये एक्स एक्सिस पे हमारी ये स्थान है कि हम किस स्थान पे अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, ठीक है। सपोज़ करते हैं कि हम इस स्थान पे खड़े हैं, अभी यहाँ पे हम इस स्थान पर हैं, और हम मानते हैं कि हमारी जो वस्तु है, उसकी वस्तु की जो निम्नतम कीमत है ये है, ठीक है। ये हमारे वस्तु की निम्नतम कीमत है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अपने मूल बिंदु से दूर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, दूर जाएंगे, इधर जाएंगे, ऐसे ही हम इधर भी जाएंगे, ठीक है। तो हमने पाया क्या कि एक समय के बाद, यानी कि इस बिंदु के बाद जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ने पर हमने देखा कि हमारी जो ये कॉस्ट है
वो हमारी कॉस्ट जो है इस हमारी प्राइस से अधिक हो गई, ठीक है। सेम इधर भी हमारी जो ये प्राइस थी इससे अधिक हमारी कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमारी जो कॉस्ट है वो अधिक नहीं होनी चाहिए प्राइस से। तो हमने क्या किया कि हमने इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये एक डोमेन डिफाइन किया। डोमेन पाया कि हम जो अपनी इंडस्ट्री है इस एक्स और वाई के मध्य में ही लगा सकते हैं, इसके बाहर नहीं, ठीक है। ये बिंदु वो था। इसी तरीके से हमने जब स्मिथ ने जब लॉस के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि इन्होंने क्या किया था कि कॉस्ट को फिक्स किया था, ठीक है। तो कॉस्ट को फिक्स किए, ठीक है, मान लेते हैं ये कॉस्ट है जो कि फिक्स है, ठीक है। अब जो कि इनमें क्या है, कॉस्ट फिक्स है तो प्राइस वेरी करेगी, प्राइस वेरिएबल है ये, ठीक है। और ये हमारा अगेन स्थान है कि हम अपनी इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो भी की वस्तु है उस वस्तु की जो मैक्सिमम कीमत है इस स्थान पे मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। ये बिंदु हमारा ओ है, हम इस जगह पर हैं। तो इससे इस बिंदु से हम जैसे ही दूर चलने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे हम दूर बढ़ते हैं तो एक स्थान के बाद, एक समय के बाद हमने क्या पाया कि हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, हमारी जो कॉस्ट है ये, ठीक है, ये कॉस्ट जो है इस प्राइस से अधिक हो गई, जो कि लाभ के बिल्कुल विपरीत है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इसी तरह सेम यहाँ भी। तो फिर से हमें एक डोमेन मिला कि ये एक्स वाई अगेन। तो हमारा जो उद्योग स्थापित करने की हमारी जो जगह होगी, अवस्थी होगी, वो एक्स और वाई के बीच में ही होगी, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पे हमारी जो प्राइस है वो कॉस्ट से अधिक या बराबर है, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन जो टारगेट है वो तो यही है, प्राइस हमारी कॉस्ट से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी हमने देखा। लेकिन स्मिथ ने फिर अपना खुद का सिद्धांत क्या दिया, उन्होंने बताया कि कॉस्ट और प्राइस दोनों वेरिएबल हैं। स्मिथ ने क्या बताया, स्मिथ ने बोला कि जो कॉस्ट है एंड प्राइस दोनों वेरिएबल है, ठीक है। दोनों वेरिएबल है। तो हम किसी एक चीज़ को फिक्स करके अपने उद्योग के अवस्थी का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में इन्होंने एक अपना अलग डायग्राम प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वाई एक्सिस पे वैल्यू बताया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वही सेम स्थान बताया कि कहाँ उद्योग लगेगा, ठीक है। तो इन्होंने दोनों के सिद्धांतों को मर्ज किया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जो लॉस का सिद्धांत था, लॉस के सिद्धांत के अनुसार वस्तु का मैक्सिमम प्राइस ये हो गया, ठीक है। इन्होंने ये लॉस का हो गया, फिर इन्होंने वेबर को लिया, ठीक है। हम ऐसे इसे अगर वो मान लेते हैं, फिर इन्होंने लिया लॉस को, ठीक है, सॉरी वेबर को लिया इन्होंने, ओ डैश। वेबर क्या था यहाँ पे, लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, मैक्सिमम प्राइस। फिर इन्होंने यहाँ से भी ऐसे ही सेम किया, ठीक। इन्होंने अपना इनका भी ग्राफ को प्रदर्शित किया। फिर इन्होंने पाया क्या कि जो वेबर का ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये कॉस्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रहे। और ये जो लॉस का ये ग्राफ है ये प्राइस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा ये देखेंगे कहाँ पर हमारी जो हमेशा ये प्राइस जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि हम बस इतने में ही अपनी इंडस्ट्री को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये
डायग्राम है, ठीक है। इस एरिया में हमने क्या पाया कि हमारी जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट का डायग्राम, ये कॉस्ट की रेखा है। कॉस्ट जो है प्राइस से अधिक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे उद्योग स्थापित नहीं हो सकता है। सेम यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो कॉस्ट है ये प्राइस से अधिक हो रहा है, तो हम यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो x और y है, x और y के मध्य में हम कहीं भी अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, और इस बीच में कहीं पर भी कॉस्ट जो है अधिक नहीं होगी प्राइस से। हम चेक भी कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं कॉस्ट का ये जो रेखा है वो हमेशा प्राइस से नीचे ही रहेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस यहाँ भी नीचे है, प्राइस यहाँ भी नीचे है, ठीक है, सॉरी कॉस्ट। तो उन्होंने क्या बताया कि इस तरह से उन्होंने पास ये मत दिया था कि कॉस्ट और प्राइस दोनों वेरिएबल हैं, और इसी आधार पे इन्होंने एक मार्जिनल एरिया, ये एक्स और वाई, उन्होंने मार्जिनल एरिया क्या बताया, मार्जिनल एरिया एक्स और वाई, ठीक है। उन्होंने बताया कि मार्जिनल एरिया एक्स और वाई के मध्य में ही हम उद्योग को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसका कारण है, इन्होंने एक स्थान को फिक्स नहीं बताया कि यहीं पर उद्योग स्थापित होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि एक ही बिंदु पे सारे उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है। किसी के पास पूंजी का अभाव हो सकता है, किसी के पास पूंजी सर्वाधिक हो सकती है, ठीक है। तो उसी आधार पे सब अपने अपने उद्योग की स्थापना करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक मार्जिनल एरिया की बात की, कोई फिक्स एरिया की बात उन्होंने नहीं की कि उद्योग यहीं पर स्थापित होना चाहिए जब एक से अधिक रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम क्या कर देखते हैं कि इसकी भी चर्चा इन्होंने क्या बोलते हैं, वेबर ने अपने सिद्धांत में कहीं नहीं किया है, ठीक है। तीसरी आलोचना इनकी हम करते हैं हॉटलिंग की। हॉटलिंग की थ्योरी थी सी बीच थ्योरी, ठीक है। हॉटलिंग इनकी थ्योरी थी सी बीच थ्योरी, ठीक है। सी बीच थ्योरी या इंटरडिपेंडेंस लोकेशनल थ्योरी, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस लोकेशनल थ्योरी। इसी को याद कर हम लिख सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस लोकेशनल थ्योरी, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट लोकेशनल थ्योरी या सी बीच थ्योरी में हॉटलिंग ने यह समझाने का प्रयास किया, इन्होंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया, ठीक है, कि किसी बीच के किनारे पे दो आइसक्रीम सेलर थे, जिनको इन्होंने बताया कि उन दोनों के जो आइसक्रीम क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस सब कुछ फिक्स था, ठीक है। कुछ ऐसे बात कर लेते हैं कि ठीक है, बीच का कोई किनारा था, ये ए है, ये बी है, सेंटर है, ठीक है। ए और बी दो आइसक्रीम सेलर हैं जिनके क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस सब कुछ सेम है, ठीक है। इसके पास भी समान मात्रा में ग्राहक आ रहे हैं, इसके पास भी समान मात्रा में ग्राहक आ रहे हैं, ठीक है। दोनों का बिजनेस एक समान अच्छे से चलता रहता है। फिर एक टाइम आता है, ये सोचता है कि अगर मैं अपना जो रेडी है, अपना मैं रेडी यहाँ से उठाकर शिफ्ट कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, यानी कि केंद्र के थोड़ा पास में जाऊँगा, तो मुझे मेरे तो क्या बोलते हैं, जो ग्राहक हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो बी वाले ग्राहक हैं वो भी कुछ मेरे पास में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ए जो है अपनी जो रेडी है यहाँ पे लाया, ए डैश पे लाया। इसको देख के बी भी सेम चीज़ सोचा और बी भी अपनी रेडी बी डैश पे लाया, ठीक है। सेम ऐसी घटना घटी कि ए जो है अपनी रेडी ऐसे करते करते यहाँ पे ला दिया, ए डबल डैश, बी अपनी रेडी यहाँ ले आ दिया, बी डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक उद्योगपति द्वारा लिया गया निर्णय दूसरे उद्योगपति को भी प्रभावित करता है, जिसकी चर्चा वेबर ने अपने सिद्धांत में नहीं की है, ठीक। तो ये थी हॉटलिंग की सी बीच थ्योरी, ठीक है। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ
चौथा पॉइंट हम देख लेंगे। कुछ व्यवहारवादी भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि सभी उद्योगपति आर्थिक मानव नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ व्यापारी वगैरह जो आर्थिक मानव नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ उद्योगपति हैं जो देश प्रेम, मातृभूमि या अन्य कारक होते हैं जिनकी वजह से वो लाभांश कम होते हुए भी उद्योग को वहाँ स्थापित करते हैं जहाँ से जिस जगह से उनका लगाव जुड़ा होता है, वो इमोशनल लगाव जुड़ा होता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक लगाव। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं हमारे भारत देश में टाटा इंडस्ट्रीज जो है, टाटा जो कि लाभ को कम देख के समाज सेवा जैसे काफ़ी काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ व्यवहारवादी भूगोलवेत्ताओं का कहना था। क्या कहना था कि सभी उद्योगपति आर्थिक मानव नहीं, ठीक। इसी प्रकार आते हैं कि प्रेड, ठीक है, प्रेड का बिहेवियरल मैट्रिक्स। प्रेड का बिहेवियरल मैट्रिक्स क्या था? एक्स एक्सिस ने लिया कि ज्ञान के बढ़ते हुए स्तर को बताया, वाई एक्सिस से पूंजी के बढ़ते हुए स्तर को बताया। इन्होंने बताया कि अगर किसी उद्योगपति के पास ना तो ज्ञान है और ना ही पूंजी है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें केस आएंगे, केस फर्स्ट नील, ठीक है। अगर किसी उद्योगपति के पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन पूंजी नहीं है तो भी वो अपना उद्योग स्थापित नहीं कर सकता है। अगर किसी उद्योगपति के पास ज्ञान भी है, पूंजी भी है, तो यह एक बेहतर उद्योग स्थापित कर सकता है, एक बेहतर उद्योगपति बन सकता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी उद्योगपति के पास पूंजी तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी उसका उद्योग फ्लॉप हो जाएगा। तो ये प्रेड का बिहेवियरल मैट्रिक्स था जिसकी चर्चा वेबर ने अपने सिद्धांत में नहीं की। इसी तरीके से हम अन्य आलोचना में देख लेते हैं कि पहले स्टार्टिंग में इन्होंने परिवहन लागत को बहुत अधिक महत्व दिया, जो कि आज के समय में थोड़ा तर्कसंगत नहीं होता है, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ आजकल जो किराया है या परिवहन लागत है वो कम हो चुका है, ठीक है। इसी तरह इन्होंने जो मटेरियल इंडेक्स लिया था यानी कि पदार्थ सूचकांक, इसमें भी इन्होंने औसत वैल्यू लिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि हालांकि इसको बाद में सुधार लिया था, इन्होंने कुछ हद तक सुधार किया था इनमें। श्रमिक स्थानबद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। श्रमिक जो है स्थानबद्ध नहीं होते हैं। होता क्या है इसमें कि जो कुछ श्रमिक होते हैं वो किसी भी उद्योग के स्थापित होने के बाद उस उद्योग के अभिकेंद्रीय बल के कारण श्रमिक जो है उद्योग की ओर स्थापित हो जाते हैं, जिससे सस्ता श्रम उद्योग के पास में ही उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। साथ साथ और क्या हमने देखा कि इन्होंने बताया कि औद्योगिक संकुल यानी कि एकत्रीकरण अर्थव्यवस्था के बाद इन्होंने बोला कि ये रॉ मटेरियल हमें सस्ते मिल जाएगा क्योंकि परिवहन लागत हमें कम हो रही है, लेकिन इन्होंने ये बताने का प्रयास नहीं किया कि अगर कहीं पर भी औद्योगिक संकुल बनता है तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ की जो भूमि की कीमत है वो बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पे उद्योग को स्थापित करना थोड़ा महंगा हो जाता है। इसकी चर्चा इन्होंने नहीं की अपने सिद्धांत में। और हम देखते हैं कि जो औद्योगिक नीतियाँ हैं, सरकार की जो औद्योगिक नीतियाँ हैं, ये विकेंद्रीकरण को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। सरकारें चाहती हैं कि जो उद्योग स्थापित हों वो पिछड़े क्षेत्रों में हों, जहाँ पे पहले से विकास हो रखा हो, उसके बजाय उस क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाएं जहाँ पर उद्योग अभी अच्छे से स्थापित नहीं हो पाए हैं, वहाँ का विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। तो वहाँ के विकास के लिए औद्योगिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, जिसकी चर्चा भी इन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं की है।
ठीक है। अब हम प्रासंगिकता भी देख लेते हैं। इनके सिद्धांत प्रासंगिकता सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम वैश्विक जो वितरण प्रारूप है, उद्योगों के वितरण प्रतिरूप हैं, इसको हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जितने भी ये जो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कोयला इंडस्ट्रीज, लौह इंडस्ट्रीज, चीनी उद्योग, ये आज भी हमें रॉ मटेरियल के पास में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। दूसरा हमने देखा कि जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो बाज़ार के पास में आज भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आज भी ये बाज़ार के पास में देखने को मिल रही हैं। तीसरा हमने देखा कि जो परिवहन लागत को कम करने के लिए जो बंदरगाहों का निर्माण किया गया, ठीक है, जहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं है लेकिन वहाँ पर भी उद्योग स्थापित कर दिया गया यदि वहाँ पे बंदरगाहों का निर्माण कर दिया गया, क्योंकि बंदरगाह के निर्माण से होता क्या है कि परिवहन लागत कम हो जाती है। ठीक है। बंदरगाह जहाँ पर हैं वहाँ पर भी उद्योग स्थापित किया गया क्योंकि परिवहन लागत में कमी आती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिंगापुर, ब्राज़ील। और हमने क्या देखा कि जो औद्योगिक संकुल प्रदेश हैं, ठीक है, औद्योगिक संकुल प्रदेश, हमने जितने भी वैश्विक वितरण प्रारूप में हमने देखा उद्योगों के कि जो औद्योगिक संकुल बने हुए हैं, औद्योगिक प्रदेश भी बने हुए हैं, वो उसी फॉर्मेट में बने हुए हैं जिसकी चर्चा वेबर ने अपने सिद्धांत में की है, जो कि इनके सिद्धांत के प्रासंगिकता को बताता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम देखें तो उत्तरी अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं वहाँ पे जो लोहा इंडस्ट्रीज हैं, कोयला इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे उनका स्थापित हुआ है। ठीक है। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप की जो नदियों के किनारे कोयला की मात्रा तथा बंदरगाह के कारण परिवहन लागत में कमी होने के कारण उद्योग स्थापित हुए हैं। इंडिया की बात करते हैं तो छोटा नागपुर के पास औद्योगिक संकुल बने हैं। ठीक है। इस तरह हम चीन की बात करते हैं तो चीन में हम देखते हैं कि उसका मंचूरिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लोहा और कोयला दोनों पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उद्योग स्थापित हुआ है। हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील के हम देखते हैं ब्राज़ील के जो पूर्वी तट पे ना तो लोहा की मात्रा बहुत अधिक है ना तो कोयला की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी यहाँ उद्योग स्थापित हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पोर्ट सिटी। ठीक है। पोर्ट सिटी होने की वजह से यहाँ पे परिवहन लागत में काफ़ी कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे उद्योगों का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेबर के औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत के माध्यम से उद्योग की अवस्थी कहाँ पर होगी, इस पे इनके विचलन के कारक क्या थे, हमने इनकी आलोचना भी की, हमने इनकी प्रासंगिकता को भी समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये वेबर का अवस्थी सिद्धांत ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।